हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो भी क्लासेस करवा रहे हैं वो सारी चीजें आप अटेंड कर रहे हो और देख रहे हो। आप एसएससी सीजीएल की डेट भी आने वाली है, ठीक है। कंफर्मेशन से रिलेटेड मैं एक वीडियो, अगर डेट आ जाती है तो मैं एक और पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करूंगी। मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो बना के सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। उसको मैं कोशिश करूंगी कि उसको हम लोग लाइव अटेंड करेंगे। कैसे अटेंड करेंगे? कोशिश करेंगे लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों से सही मिलान कीजिए। क्या लिखा है? हिमालय की हिमालय की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग सही मिलान कीजिए। मैंने आपको बताया था हिमालय कितने भागों में बटा है? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु शिवालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में कितने पार्ट है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और 4 ग्लेशियर है, सोंगचू, पेंग और दमचौक और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भी वही है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर है वो भी वही है और भी सारी चीजें। एक सेकंड, और मैंने आपको बताई थी जो काराकोरम है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। कौन सी है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दी हूँ। अब देखो, मैंने बताया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और सेकंड कौन सी है? इसके बाद सबसे पहली माउंट एवरेस्ट आती है, उसके बाद आती है केटू। केटू कहाँ है? वो भी भारत में है। और इसके बाद आते कंचनजंगा। देखो, एक क्वेश्चन पूछता है भारत की देखो, अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताओगे केटू है। अगर क्वेश्चन ये पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आप बताओगे कंचनजंगा। बिकॉज जो केटू है, तो केटू ये जो हमारा ये वाला एरिया है ना भारत का, ये यहाँ पास गिलगिट, ये है बाल्टिस्तान, तो यहाँ मतलब ये पीओके वाला स्थान है, तो यहाँ पास है केटू, ठीक है। तो केटू एक तरह से पीओके वाले एरिया में आ जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू बताओ। परंतु भारत में अगर पूछेगा तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा इधर आप आओगे, यहाँ पास क्या है? यहाँ पास सिक्किम है, तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। मैं इसको प्रॉपर ही बना देती हूँ, देखो। ठीक है, ये क्या है? मान लो ये है सिक्किम, ठीक है। यहाँ पास कौन सी चोटी है? यहाँ पास है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और यहाँ पास कौन सी चोटी है? केटू। कौन सी चोटी है? केटू, ठीक है। यहाँ पास, इसके बाद यहाँ आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पास है उत्तराखंड, यहाँ पास जम्मू, यहाँ पास कश्मीर, ठीक है। ये जेके आ गया पूरा। और यहाँ पास लद्दाख वाला ये एरिया, ठीक है। ये आ गया लद्दाख, मतलब सॉरी, और थोड़ा सा नीचे में है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उसकी ऊंचाई का सही मिलान कीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई ये तो आपको पता ही होगी सबको, 8,848 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा। इसके बाद कौन सी है? धौलागिरी। धौलागिरी कहाँ है? मैंने आपको बताया था धौलागिरी कहाँ है। तो धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,167 किलोमीटर। कितनी है? 8,167 किलोमीटर। तो धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,167 किलोमीटर। इसके बाद आती कामेट। कामेट कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है कामेट? उत्तराखंड में है। उसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ये होगा तीसरा, ठीक है। और चौथा क्या होगा? अन्नापुरम। अन्नापुरम कहाँ है? ये मतलब हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बीचों बीच है, ठीक है। छऊ है, और क्या नाम है,
नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है, नामचा बारवा पर्वत तक जाता है, जिसमें कामेट, और इसके बाद आती है क्या बोलते हैं, छऊ, और धौलापुर, और गौरीशंकर, कंचनजंगा, ये सारी चीजें आती, ये सारी चोटी आती है। तो अनंत ये कहाँ है, ये होगा चौथा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो इसका होगा पहले का, फर्स्ट का बी नंबर, फर्स्ट का बी एक ही है। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर। देखो कुछ और चीजें इसमें जान लो। देखो इंडिया की हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया, इसको मैं लिख भी दे रही हूँ। इंडिया हाईएस्ट पीक, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, इंडिया की हाईएस्ट पीक का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। ये कहाँ है, ये है सिक्किम में। अब भारत की हाईएस्ट पीक पूछेगा तो वो होगा K2, ठीक है, और ये इंडिया में है, ठीक है, कंचनजंगा कहाँ, इंडिया की, ठीक है। और ग्रेट हिमालय की ऊंचाई लगभग कितनी है, ग्रेट हिमालय की लगभग ऊंचाई अप्रोक्स कितनी है, 6000 किलोमीटर, कितनी है, 6000 किलोमीटर, ठीक है। एक नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ये कहाँ, उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8116 किलोमीटर। ये नंदा देवी के मतलब ऊंचाई क्षेत्र में, मतलब ऐसे पीक वाले एरिया में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और सिक्किम में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, हिमादी, लोशर, लोसांग, हिमादी, ये सारी चीजें, ये सारे त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं सिक्किम में, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन है, स्योक, गिलगित, सिगर, गस्टिक और द्रास जैसी कई हिमालयी सहायक नदियां किस जल निकाय में मिलती है और अंततः आंटॉक के पास की पहाड़ियों से निकलती है, जहां एक काबुल नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये किसकी है, ये ब्रह्मपुत्र, मैंने ब्रह्मपुत्र की आपको सारी हेल्पिंग नदी, ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियों, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी आपको मैंने अच्छे से पढ़ा। तो आप बताओ ब्रह्मपुत्र में ये इन नदियों को कहीं नाम जिक्र था, नहीं था, तो एक तरह से ब्रह्मपुत्र की तो होगी नहीं, ठीक है। गंगा की, ब्रह्मपुत्र में देखो मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, चमस्योंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर के, और इसको चीन में चीन में इसको सांगपो कहा जाता है। इसके बाद चीन के पास से फिर ये इधर इंडिया में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा पर्वत से जो दर्रा है वहीं से इंटर करती है, कहाँ, इंडिया में इसको पहले श्योंग कहा जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से आगे आती है एपी से मेघालय में ये नदी पर मतलब स्थित सबसे बड़ा द्वीप बनाती है। कौन सा है, मांजुली द्वीप कहाँ है, मेघालय में। नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है, किसके, नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है, क्या नाम है, मांजुली द्वीप। ये कहाँ है, मेघालय में, इसका निर्माण करती है। इसके बाद कहाँ आ जाती है, आगे आसाम में आ जाती है, आसाम में ही, मेघालय में ही गारो खासी जयंतियां है, ठीक है। इसके आगे आसाम आता है, आसाम के फिर आगे डिब्रूगढ़ से ये कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में। और आसाम में इसका फिर किस नाम से जाता है, मेघालय और आसाम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे ब्रह्मपुत्र के नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद डिब्रूगढ़ से ये कहाँ एंटर कर दी, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इधर
तो बाएं साइड से आती है कौन, गंगा। गंगा कौन आती, गंगा आती है। तो मैंने बताया था कि गंगा भी कोलकाता में दो भागों में बांट जाती है, एक हुगली बन जाती है और एक, मतलब एक हुगली जो बनी वो इंडिया में ही प्रवाहित रही, एक दूसरी साइड जो बटी वो कहाँ चली जाती है, वो बांग्लादेश में चली जाती है। तो जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे किस नाम से जाना जाता है, अरे एक तो जमुना हो गई और एक पद्मा, क्या नाम से जाना जाता है उसे, तो गंगा जब इसमें प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है बांग्लादेश में, उसके आगे जो प्रवाहित होती है, जहां मिलती है उसके आगे जो मिलकर प्रवाहित होती है तो उसको किस नाम से, उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर जब आगे प्रवाहित होती है उन्हें मेघना के नाम से जाना जाता है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक। और मैंने गंगा का भी रिवर आपको बताया था। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। इसके बाद ये पंच प्रयाग का निर्माण करती है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और इसके बाद सबसे बड़ा है देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी सबसे बड़ी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है। इसके बाद जब ये इसके बाद ये इस देवप्रयाग में ये मिल जाती है, इसके बाद जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, वहां पास से इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके पीछे पीछे, मतलब एक तरह से नदी की पूंछ किसे बोला जाता है, मैंने बताया था, कौन उसके पीछे पीछे थोड़ी सी लगी रहती है, तो यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी उसके जस्ट पीछे पीछे लगी रहती है, ठीक है। हाँ, यमुना नदी, ठीक है। और फिर वो यमुना नदी कहाँ पास मिलती है, ये प्रयागराज में यमुना, सरस्वती और गंगा का तीनों का मिलन होता है। और फिर आगे, इसके आगे गंगा नदी पटना में से बहते हुए सारी चीजें आगे इधर सोन मिलती है, पटना में इससे कौन मिलती है, सोन मिलती है। ऊपर से गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक और घग्गर, ये सारी नदियां आके मिलती है। इसके बाद क्या बोलते हैं, झारखंड से क्या नाम, दामोदर नदी उसमें जाके मिलती है। और फिर कोलकाता में ये दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और मैंने बताया पद्मा, ये पद्मा उधर उसमें चली जाती है, बंगलोर, हुगली आगे चली जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप मुझे, हुगली नदी में कौन सी नदी मिलती है, कौन सी नदी हुगली नदी में आगे जाके मिलती है, जिसे झारखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब आते हैं, तो इनमें तो ये कहीं नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पता, श्योक, गिलगिट, सिगार, गिलगिट, ये कहाँ है गिलगिट, एक तरह से गिलगिट जैसे जो पीओके वाले एरिया उसको भी तीन भागों में बांटा गया है गिलगिट, तो यहीं से आपको अंदाजा लगेगा कि ये कहाँ है, ये पीओके वाले एरिया में है, ठीक है। तो एक तरह से पीओके में कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, ठीक। अब देखो, अभी गोदावरी और महानदी की चीजें नहीं पड़े, अब देखो जो ये है, अब आज मैं आपको, ये है सिंधु नदी, ये कौन सी नदी है, ये है सिंधु नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है ये याद रखना, ये कैलाश, ये भी कहाँ से निकलती है, ये भी कैलाश मानसरोवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये, कैलाश मानसरोवर के भोकरचू ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, वो खर्चो ग्लेशियर से निकलती है, वो खर्चो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे निकलती है और इंडिया में प्रवेश करती है। जहां से ये इंडिया में प्रवेश करती है उस स्थान को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे इंडिया में बो खर्चू, देखो भू खर्चो से निकलती है और बो खर्चू कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रवेश करती है, बो खर्चू, ठीक है। इसके बाद ये पूरे लेह के किनारे 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 पूरी बहती हुई इधर फिर पाक में चली जाती है, इधर पूरा पाक एरिया में। क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो उसको बोला जाता है जहां से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इससे सारी जो सहायक नदी है इसकी सबसे बड़ी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये मिलती है। तो सबसे बड़ी कौन सी नदी रहती है, सतलज। ये कहाँ मिलती, तो ये जब जहां से ये पाकिस्तान में उसको कौन से, उसको क्या बोला जाता है, उसे मिठान कोट के नाम से क्या बोला जाता है, मिठान कोट। क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु नदी जिस स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती उसे क्या बोला जाता है, उसे मिठान कोट बोला जाता है, ठीक है। अब
अब देखो सिंधु नदी की सहायक नदियां मैं बोलूं तो यहाँ पर सिंधु नदी के झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ठीक है, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सारी रहेंगी। ठीक है, और इसके ये इधर ये किधर साइड की है, ये रहेंगी इधर लेफ्ट साइड में, बाएं साइड की ये नदी है, लेफ्ट साइड की। ठीक है, और ये इधर किधर है, ये दाया साइड है, ये दाया साइड है। दाएं साइड से इसके तो ये जो क्वेश्चन में पूछा है ये कौन सी नदी, ये दाएं साइड से मिलने वाली इतनी इंपॉर्टेंट रहती है, क्वेश्चन में ज्यादा नहीं पूछती। कौन कौन सी है, श्योक, गिलगिट, और भी जो नाम है सारी चीजें। ये किधर की नदी है, ये राइट साइड की है, मतलब दाएं साइड की नदी है। किधर की है, राइट साइड, राइट साइड की मिलने वाली नदी है। और इधर मैंने बताया झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, चेनाब सॉरी उल्टा बोल दी, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, अब क्वेश्चन एक पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जानते हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। देखो क्या होता है, पहले मैं देखो ये कौन सी नदी, ये पहले मैं नदी का नाम लिखती हूँ। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, इसे एक तो ये कहां से निकलती है ये जानो, निकलती कहां से, झेलम कहां से निकलती है, झेलम के बेरीनाग से। कहां से, बेरीनाग से। चेनाब कहां से निकलती है, बारालाचला दर्रा से। कहा, बारालाचला दर्रा से। रावी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। कहा, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और क्या बोलते हैं, सतलज कहां से निकलती है, मतलब रावी और ब्यास दोनों यहीं से निकलती है। सतलज कहां से निकलती, ये राक्षस ताल, राक्षस ताल बोलते हैं, उसे राकस ताल बोला, ये राकस ताल से निकलती है। अब इनका जो वेदों में इनका नाम है, ये सारी नदियां वेदों में उल्लेख है, पौराणिक नाम में लिखे देती हूँ। पौराणिक नाम, ठीक है, पौराणिक नाम। ठीक है, देखो पौराणिक नाम है। वेरीनाग को किस नाम से, ये झेलम को किस नाम से, वितिस्ता। वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चेनाब अश्किनी, रोहतांग वो रावी, रावी को परुषणी, ये वेदों में इसका उल्लेख है। ठीक है, व्यास, व्यास को किस नाम से जाना जाता है, व्यास को विपाशा। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए बेटा, हल्के में मत लेना। और सतलज को सतुद्री। ठीक है, और हाँ, एक जैसे देखो दो नदियों के बीच में डॉफ बनता है, क्या बनता है, जो डॉफ बनता है, दोआब बनता है, उस दोआब का नाम पूछता है। तो ये भी याद, ये भी लगातार इसी में लिख लो। देखो झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब बनता है उसको किस नाम से जाना था, उसे चेंज दोआब, क्या बोला जाता है, चेंज दोआब। ठीक, और रावी और चेनाब और रावी के बीच में जो बनता है उसे क्या बोला जाता है, रचना दोआब। ठीक है, रावी और ब्यास के बीच में जो बनता है उसे क्या बोला जाता है, ब्यास दोआब, बारी दोआब। ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच में जो बनता है उसे विष्ट दोआब। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक, अब चलो इसी में आप लगातार एक चीज और पढ़ लो, इसी में
हाँ देखो, एक इंडस मतलब पाकिस्तान, अभी आपने देखा तो जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर चला गया था, ऑपरेशन सिंदूर में कौन सी ट्रीटी स्थगित कर दी गई थी? तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको बोला गया था ना, कुछ ये स्थगित कर दिया गया है, तो वही कि इसके बारे में आप लिख लो, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में, जवाहर लाल नेहरू के समय, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है, देखो क्योंकि सारी नदियां कहाँ से निकल रही है? भारत से निकल रही है, और जा कहाँ रही है? सारी नदियां जा कहाँ रही? तो वो जा रही है पाकिस्तान में। तो क्या होता है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सी नदी का, देखो पाकिस्तान किस किस नदी का पानी, देखो इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि झेलम, चेनाब, शॉर्ट कमेंट, झेलम, चेनाब और इसका सिंधु का इंडस, इसका 80% पानी क्या करेगा? 80% पानी, 80% पानी और 20% कौन, ये इंडिया यूज करेगा 20%, 80% पाक यूज करेगा, ठीक। और जो इसके अलावा जो झेलम, चेनाब और मतलब रावी, ब्यास, सतलज, कौन कौन सी है? रावी, ब्यास और सतलज, इनका जो पानी है, इस नदियों का पानी है, तो इसमें 80% कौन यूज करेगा? इंडिया यूज करेगा, और क्या नाम है, 20% कौन यूज करेगा? तो पाक यूज करेगा, ठीक। यही है इंडस मतलब इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक। आगे चले, देखो ये मैंने बताया, ये देखो ये कहाँ से निकल रही है? ये लेक मानसरोवर से, झील से निकल रही है, कैलाश पर्वत से। ये दमचौक, सॉरी इसमें मैंने क्या लिखा है, ये कहाँ से इंटर करती है? बोखरचू हुई तो बोखरचू झील से कहाँ से ये इंटर करती है? उसको क्या बोला जाता है? दमचौक, दमचौक से इंटर करती है, ठीक। सॉरी 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 बच्चों, देखो तो ये कहाँ से इंटर कर रही है? इंडिया में दमचौक से इंटर कर रही है। इसके बाद ये देखो लेह के बीचों बीच बहती है, इसे लेह की जीवन रेखा बोला जाता है। और इधर से सियोक आती है, गिलगिट आती है, सारी इसके राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। और इसके लेफ्ट साइड में देखो ये सबसे बड़ी कौन सी है? तो यहाँ डर से निकल रही है, ये श्रीनगर के झेलम, फिर ये झेलम, ये चेनाब और रावी, सतलज, और इसके जस्ट नीचे नीचे कौन सी आती है? ब्यास, ठीक। और ये सारी नदियां जो आपस में मिलके, तो कौन सी नदी एक लास्ट में यहाँ पास मिलती है? तो सतलज नदी है, वो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में राजस्थान में इंडस से मिल जाती है। कौन सा स्थान रहता है? मैंने बताया था, वो रहता है मिठानकोट। कौन सा रहता है? मिठानकोट, ठीक। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन कृषि से क्या तात्पर्य है? जीविकोपार्जन मतलब अपने जीवन जीने के लिए, कैसे मतलब जीवन जीने के लिए जिस कृषि को हम लगाते हैं, उस कृषि को क्या बोले? देखो एक कृषि होती है जिसे हम जो सिर्फ देखो कुछ खेती हम सिर्फ अपने उद्देश्य, खाने पीने के उद्देश्य से बोते हैं। कुछ कृषि ऐसी बोई जाती है जो व्यापार के उद्देश्य, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपने सिर्फ टमाटर टमाटर लगा दिए, तो आप उतने टमाटर खाओगे थोड़ी, तो आप किस उद्देश्य से उसको लगा रहे हो? आप इसी उद्देश्य से लगा रहे हो ना कि इसको मुझे बेचना है, तो एक तरह से व्यापार के उद्देश्य से उसको लगा रहे हो, ठीक है। तो वही उसी को बोल रहे हैं कि जीविकोपार्जन कृषि से क्या तात्पर्य है, ठीक है। देखो पहले ये कितने टाइप का होता है? एक होता है कमर्शियल, एक होता है कमर्शियल, एक होता है प्लांटेशन, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है हाई मतलब हाइड्रोपोनिक, और एक होता है सब्सटेंस, ठीक। अब देखो
कमर्शियल, वो कृषि जो बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, कमर्शियल। मतलब सिर्फ वो कृषि जिसे व्यापार यानी बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है। ठीक। और प्लांटेशन क्या होता है, मतलब एक लार्ज पार्ट एरिया में जो बहुत लंबा, बहुत मैंने क्या बोला, बहुत लंबे एरिया में सिर्फ एक कोई सिंगल मतलब फसल उगाना। सिंगल क्रॉप उगाना, ठीक। अब ऑर्गेनिक क्या होता है, ये ऑर्गेनिक क्रॉप का मतलब होता है नेचुरल, बिना किसी खाद के उगाना, बिना किसी खाद, बिना किसी खाद के एग्जाम मतलब नेचुरली, नेचुरली उगने वाला, ठीक है, नेचुरली उगने वाला। और हाइड्रोपोनिक क्या होता है, इसमें मतलब पानी की ऊर्जा ज्यादा होती है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, उसे हाइड्रोपोनिक बोला जाता है, पेड़ बढ़ने के लिए। और एक होती है सब्सटेंस, सब्सटेंस को किसके लिए, बोल, खुद के लिए, जो खुद के लिए बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सब्सटेंस क्रॉप बोला जाता है। जिसमें पानी ज्यादा, उसमें हाइड्रो, उसे बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी होता है, पानी की मात्रा चाहिए, हाइड्रोपोनिक क्रॉप बोला जाता है। ऑर्गेनिक जिसमें मतलब कोई खाद वाद नहीं जा रहा, उसे ऑर्गेनिक। प्लांटेशन लार्ज एरिया में और बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही तरह की फसल, और कमर्शियल में वो कृषि जो बेचने के उद्देश्य से बचे। एक चीज और मैंने आपको पढ़ाया था, देखो प्लांटेशन मतलब जो फसल क्रॉपिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, क्रॉपिंग टाइप, एक होता है मिक्स, एक होता है सिंगल, एक होता है अल्टरनेट। एग्जाम्पल के लिए मिक्स मतलब होता है दो या दो से अधिक फसल, दो या दो से अधिक फसल, अधिक फसल, ठीक है। सिंगल एग्जाम्पल, सिंगल एक ही प्रकार की फसल, और ऑल्टरनेट मतलब दो फसल, दो फसल जिसमें, दो फसल जिसमें एक बड़ा एक छोटा, मतलब एक तरह से छोटे वाले को बड़े वाले की छाया की जरूरत हो, तो मतलब ऐसा कि जो कम छाया में उगे उस पौधे के, तो उसके साथ ना एक बड़ा, जैसे राई और गेहूं, देखते हो राई का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो वो किसको हेल्प करता है, गेहूं को, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीविकोपार्जन कृषि से क्या तात्पर्य है, देश के लिए कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं, ये क्या है, कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करना, ठीक। आगे चले, अगला क्वेश्चन, बिना अनुमति के संसद से कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब अगर संसद में कोई भी मंत्री और एमएलए वगैरह है, अगर ये बिना इन्फॉर्म किए कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो फिर उसको मतलब सदस्यता उसकी रद्द हो जाएगी, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 60 दिन, क्या होगा, 60 दिन।
इसका आर्टिकल ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 102 में लिखा है। किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 102। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ये किस बेस पे ये मतलब एक आर्टिकल नंबर 102 में किस बेस पे डिस्क्वालिफिकेशन किस किस बेस पे हो सकता है? एक तो पहला, अगर वो लगातार छुट्टी 60 दिन। दूसरा, वो पागल मतलब पागल हो गया हो। तीसरा क्या होगा? दिवालिया हो गया हो। दिवालिया मतलब होता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब जैसे तुमने किसी मतलब ये बैंक किसी बैंक से लोन लिया, 2-4 बैंकों से लोन लिया और किसी का ये भर नहीं पा रहा, तो एक तरह से ये दिवालिया हो गया। ठीक है। और चौथा है इंडिया का सिटीजनशिप खो देना। ठीक, इसी के बेस पर इसको हटाया जा सकता है। ठीक है। हटाने के लिए वही, अगर हटाना है तो लोकसभा में कौन हटाएगा? जो वहां का क्या बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होगा। ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदस्य की बैठक के पहले घंटे को कहा जाता है, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है? देखो, मैंने बताया था आपको देखो, जब संसद, पहली बात, संसद का सदन स्टार्ट कब से होता है? सदन स्टार्ट कब से स्टार्ट होता है? स्टार्ट 11 AM। कितने बजे से होता है? 11 बजे से स्टार्ट होता है। देखो, 11 AM से स्टार्ट होता है, 11 AM। ठीक है। तो 11 बजे से जब स्टार्ट होगा तो 11 से लेके कितने बजे तक? 11 से लेके 12 बजे तक। कब से? 11 से 12, फिर 12 से 1, फिर 1 से के बाद ब्रेक होगा। ठीक। देखो, इसके बीच में क्या होगा? इस जो 11 AM से लेके 12 PM को इसे स्टार्टिंग अरे ये क्या हो गया? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है स्टार्टिंग कार। स्टार्ट इसी टाइम पे स्टार्ट होता है कार्यकाल। इसे किस नाम से? इसे 0 आवर के नाम से जाना जाता है। इसे 0 आवर, 0 आवर के नाम से जाना जाता है। 12 से 1 ये प्रश्न पूछने का, सॉरी उल्टा बोल दी। स्टार्ट होता, जब स्टार्ट होता है तो उस समय क्या अधिकार रहता है? प्रश्नकाल। इसको क्या बोलते? प्रश्नकाल। प्रश्न पूछना का टाइम। ठीक है। और 12 से 1 के बीच में जो टाइम होता है उसको क्या, इसे बोलते हैं 0 आवर। देखो, क्या होता है कि देखो, और जो 0 आवर के बाद, मतलब 0 आवर में, 0 आवर में ये डिसाइड होता है, इसमें ये डिसाइड होता है कि जो ब्रेक है, तो मतलब 0 आवर में क्या डिसाइड होता है कि जो ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम किस टॉपिक में, किस चीज से रिलेटेड हम बात करेंगे, वो इसी में डिसाइड हो जाता है। ब्रेक के बाद डिसाइड होता है कि ब्रेक के बाद किसमें चर्चा होगी, किस बात या टॉपिक पर चर्चा होगी।
ठीक है। मैंने बताया कि 11 से प्रश्न काल रहता है। अब एक होता है जैसे प्रश्न, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न कितने टाइप का पूछ सकते हो, टाइप ऑफ, कितने टाइप का प्रश्न पूछते हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अधिकार, ठीक है। तो पहला तो एक तो पहली बात, क्वेश्चन पूछने से पहले जो भी जिस मंत्री से आप क्वेश्चन पूछोगे उसे उससे क्वेश्चन पूछने से पहले आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा 10 डेज, एक सेकंड रुकना, 10 डेज, ठीक है, इन्फॉर्म करना होगा। और क्वेश्चन कितने टाइप का पूछेंगे, तो एक स्टार्टेड पूछेंगे, स्टार्टेड पूछे, अनस्टार्टेड पूछेंगे, और एक पूछेंगे शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस टाइप के शॉर्ट नोटिस में भी देख के पूछ सकते हैं, और एक होता है प्राइवेट मेंबर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए इसमें ये तीनों होते हैं, ये तीनों हम किससे पूछेंगे, मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, मिनिस्टर। और ये जो प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है, ये मेंबर मतलब एक तरह से संसद में है, परंतु संसद का कोई मंत्री वगैरह नहीं है, संसद में है लेकिन मंत्री नहीं है, ठीक है। चले, क्वेश्चन क्या था, तो क्या पता, प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदन की बैठक से पहले घंटे को क्या कर दे, जीरो मोशन, क्या बोलते हैं, निंदा प्रस्ताव नहीं, शून्य काल मैंने बताया नहीं, प्रश्न काल, इसे क्या बोला जाएगा, इसे क्वेश्चन प्रश्न काल बोला जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चले, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख है, किस आर्टिकल में, मतलब राज्यपाल, मैंने आपको आज राज्यपाल को विधानमंडल के सदन को संबोधित करने और मतलब कोई भी चीज की परमिशन देने के अधिकार है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यूनियन के सारे मतलब जो केंद्र के सारे आप आर्टिकल से याद करें, तो यूनियन के मतलब राज्य के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो सेंट्रल के अगर याद है तो यूनियन में कितने ऐड करना है, एक तो 89, कौन से आर्टिकल नंबर से लेके, अगर आर्टिकल नंबर 79 से लेके 122 तक, नहीं 112 तक था, सॉरी 112 तक, 112 तक में हम क्या जोड़ेंगे, 89 जोड़ेंगे, और उसके बाद वाले में मतलब 112 से लेके 123 तक, 123 तक में क्या ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे, इसमें 89 ऐड करेंगे, ठीक। तो क्या पूछा है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यपाल को तो ये इसका केंद्र में कौन सा आर्टिकल, केंद्र का कौन सा आर्टिकल है, सेंटर का आर्टिकल 89, क्या कौन सा आर्टिकल है, सॉरी 86, क्या है 86, 89 में तो 86 है, इसमें क्या ऐड करना है, 89 ऐड करो, देखो क्या आता है, क्या आ जाएगा, बी नंबर 175, ठीक। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। मैंने आपको बताया था कि बक्सर की लड़ाई कब होती है, 1764 में, कब होती है, 1764 में, ठीक है, 1764 में, और 1757 में किसकी होती है, आप मुझे बताओ, किसकी होती है, अभी कल ही पढ़ा है, प्लासी, प्लासी, ठीक है। अब ये 1764 किसके किसके बीच में होते हैं, तो ये सुजाउद, एक तो देखो क्या बोलते हैं, मैंने बताया कि जब सारी चीजें अब एक तरह से भारत पूरे, इसी के बाद फिर इलाहाबाद अंग्रेज पूरी तरह से कब्जा कर लेते, सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध होता है, एक साइड अंग्रेज प्लस इंडिया के कौन कौन थे, एक तो थे अवध के नवाब, अवध का नवाब क्या नाम था,
अवध के नवाब का क्या नाम था? सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है। और एक तो मुगल भी आ गए, कौन कौन से? मुगल, मुगल में कौन था? शाह आलम द्वितीय, द्वितीय। और कौन था? एक मीर कासिम था, कौन? मीर कासिम, ठीक है। अंग्रेजों की तरफ से कौन सा मेन? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो मेन लीड करता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो इसमें विन कौन होता है? विनर ये रहते हैं, विनर होते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसमें दो, इसके बाद दो ट्रीटी होती है। क्या होता है? दो ट्रीटी होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है इसके बाद? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद संधि कब को? 1665 में। ये कितने होती है? दो होती है। पहली पहली बात तो पहली किससे होती है? पहली सुजाउद्दौला से होगी। सुजाउद्दौला से क्या बोला जाता है कि तुम मुझे क्या क्या दे दो? ये एक तो इलाहाबाद, क्या नाम है, एक तो इलाहाबाद मांग लेता है, और क्या नाम है, एक वहीं पास और लिया रहता है, कारा, जो जो डिस्ट्रिक्ट कारा रहता है उसको, डिस्ट्रिक्ट कारा प्लस इलाहाबाद, इलाहाबाद मांगते हैं, प्लस जो भी वॉर में जो भी नुकसान हुआ, भरपाई, भरपाई। इसके बाद दूसरा मुगल से भी करते हैं, मुगलों से करते हैं, उसमें भी टैक्स लेते हैं, टैक्स की पावर ले लेते हैं, टैक्स पावर ले लिए, टैक्स की पावर ले लेते हैं। और ओडिशा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, इसको ले लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। और प्लासी की लड़ाई मैंने बताया था, किसके किसके? प्लासी, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच में होगी? किसके किसके बीच में होगी? सिराज, सिराजुद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव। इसमें इसकी हेल्प कौन करता है? इसका इसका सेनापति हेल्प, क्या नाम रहता है उसका? मीर जफर, उनको हेल्प करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा कि आज आधुनिक शिक्षा को एक तरह से बढ़ावा देने वाले कौन थे? कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब देखो देखो इनको बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। देखो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन्हें समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है, इन्हें, और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण की पुनः भारतीय भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने राजा की, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि धारण की। सती सती प्रथा बंद करवाई थी, कब करवाई थी? 1830 में। कौन? विलियम बेटिक था, कौन? विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक की हेल्प से। और क्या करवाता है, क्या करवाते हैं, सॉरी, और क्या नाम है, इन्होंने वेदों की मतलब वेदों को है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था,
वेदों को इंग्लिश ट्रांसलेट करवाया। और आत्मीय सभा के स्टैब्लिश किया। आत्मीय सभा स्थापना कब करते हैं? 1815 में। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना? सत्यशोधक समाज के स्टैब्लिश करते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को स्टैब्लिश करते कब? 1828 में। कब? 1828 में करते हैं। ठीक। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक कॉलेज खोला था, इन्होंने एक कॉलेज बनवाया था। ठीक है। और इनकी मतलब बायोग्राफी कौन कौन सी है? तो सम्यद कामुदी है, मिरादुल अकबर है, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म है इनकी जो बुक है, ये है। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? राजा राम मोहन राय। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस की इन्होंने स्थापना रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब की थी? 1 मई को की थी। वे कहाँ की थी? बेल्लूर मठ में की थी। और इनका शिकागो धर्म सम्मेलन सबसे ज्यादा फेमस है। शिकागो कब हुआ था? 1893 में। कब? कहाँ? यूएसए में। ठीक है। इनका रॉक मेमोरियल कहाँ है? इनका रॉक में तमिलनाडु में है। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासनिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मेगास्थनीज ने मौर्य नगर प्रशासन पर प्रकाश डाला था। हाँ, डाला। तो देखो मैंने बताया था कौन आता है, मेगास्थनीज कौन था? तो ये क्या नाम है उसका, मतलब एक तरह से कौन अलेक्जेंडर इसको छोड़ के जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम अलेक्जेंडर इसको छोड़ के जाता है। ठीक है, अपनी बेटी के हेल्प के लिए। तो मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? मेगास्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका। ठीक है। इसने ये बताया था, और नगर परिषद को छह में नहीं, इसने ये बताया था कि 7 भाग में बांटा गया। नगर जो पूरा प्रशासन है उसको नगरों को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया है। और नगर प्रशासन सुविचारित था। हाँ, तो आंसर क्या होगा? ए और बी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? ऋण सृजन, मुद्रा जारी करना ये किसका काम होता है? आरबीआई का काम होता है। और सिक्के प्लस 1 रुपए का नोट ये किसका काम होता है? ये क्रेडिट क्रिएशन का काम होता है। भारत ऋण नियंत्रण। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बैंकिंग फॉल ऑफ द विच भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया? तो क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट क्रिएशन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, धन गुणक अपनी गणना के निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, रिजर्व